गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमने 60 क्वेश्चंस तक पीडीएफ में डिस्कस कर लिए हैं। हम मौसमी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हमारे इस बैच का पूरा उद्देश्य यह है कि आपको पूरे पीडीएफ के सारे एमसीक्यू कराने हैं। और ओनली एमसीक्यू जो है हम पीडीएफ के ही नहीं करेंगे, हम सारी सब्जेक्ट के यहीं पर एमसीक्यू देखने वाले हैं। अगर आप फंडामेंटल का देखना चाहते हैं तो फंडामेंटल का मैं बना चुका हूं सारा वीडियो, तो आप फंडामेंटल के मौसमी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे देख सकते हैं। पीडीएफ के अभी चल रहे हैं और आने वाले नॉट सेट से पहले हम सारी सब्जेक्टों के एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है मौसमी की तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, व्हाट डज ए नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। अगर मैं बात करूं बेटा कि क्या है जो कि सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस का, तो हम पहले मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। कुछ बातें करते हैं जो हर बच्चे को पता नहीं होती है, उन बातों पर हमने एक दो क्वेश्चन पहले भी निकाले हैं और आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। भाई जो मेनिंजाइटिस होती है, मतलब क्या है मेनिंजाइटिस का, मेनिंजाइटिस मीन्स क्या है, तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो कवरिंग जो है वो मेनिंजीज कहलाती है। और मेनिंजीज का जो इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अब मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में एक्चुअली हमने देखा कि रेसेस बन जाते हैं, हमारी बॉडी पर रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तो ये स्पेशल चीज़ है जो हर बच्चे को पता नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो खास बात यह है कि हर जो नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन होता है वो उसकी अपनी अलग कहानी होती है, बट इसकी एक अपनी अलग कहानी है और अपनी अलग कहानी यह है कि ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो ड्रॉपलेट, इसका ट्रांसमिशन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ड्रॉपलेट के माध्यम से फैल सकता है। जैसे हमने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने एक डिजीज कंडीशन पढ़ी थी, RSV, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो हर डिजीज मोस्टली एयरबोर्न या ड्रॉपलेट जो है तरीके से फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में। बट RSV, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस, एक ऐसी डिजीज क्रिएट करता है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती थी। तो वहां पर कांटेक्ट प्रिकॉशंस की जरूरत थी, वहां पर ईयरबोर्न या ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस की जरूरत ना होके वहां पर कांटेक्ट प्रिकॉशंस हम रखते थे। वैसे ही मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की बात करूं तो एक स्पेशल चीज है यहां पर कि हमें क्या रखने पड़ते हैं बेटा, यहां पर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो है ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलती है, ड्रॉप्स के माध्यम से। ठीक है। दूसरी चीज, इसकी बॉडी पर क्या बन जाते हैं, रेसेस बन जाते हैं। और मेनिंजाइटिस के बारे में मैं दो तीन चीजें हैं, दो तीन साइन है जो हम बता चुका हूं। एक नकल रिजिडिटी देखने को मिलती है, जिसका हमने क्वेश्चन भी किया था। नकल रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, नकल रिजिडिटी का मतलब यह है सर कि उसके अंदर, नेक के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। नकल हम किसको बोलते हैं, नेक को बोलते हैं। तो जो नेक है पर्सन की, नेक के अंदर क्या बन जाती है, उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नकल रिजिडिटी बोलते हैं। कर्निंग साइन देखते हैं, ब्रुडजिन्स की साइन देखते हैं, ये सारी हम जो है कंडीशन किस में देखते हैं, हम मेनिंजाइटिस के अंदर देख सकते हैं। अब इसके वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, देखो खुद सोचो। ये इरिटेट कर रही है किसको, मेनिंजिस को। जब ये मेनिंजिस ब्रेन की कवरिंग को जब प्रॉब्लम कर रही है, ब्रेन की जो कवरिंग है उसकी प्रॉब्लम है, तो ये क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेट कर सकती है? हाँ सर, इरिटेट कर सकती है। इंपल्स ज्यादा आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या इसका कॉम्प्लिकेशन सीजर आ सकता है? हाँ बिल्कुल सीजर आएगा। आप अगर इसको देखो रटोगे कभी याद नहीं होगा, कोशिश करें कि समझ के पढ़ें उसे। मैं क्या कह रहा हूं, जब ये मेनिंजीज का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन है, तो क्या ये ब्रेन को इरिटेट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेट करेगा, और इरिटेट करेगा तो वहां इंपल्स ज्यादा जनरेट होकर वहां पर क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं, बिल्कुल सीजर आ सकते हैं। क्या वहां पर जब मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो क्या बेटा ईडिमा आता है? हाँ सर, ईडिमा आता है। और जब बेटा वहां पर ईडिमा या स्वेलिंग कंडीशन डेवलप होगी तो क्या ब्रेन की, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब आईसीपी बढ़ेगा। आईसीपी बढ़ सकता है क्या? हाँ सर, आईसीपी बढ़ सकता है। क्या जो आपका स्कल है उसका छोटा बच्चा है तो स्कल का साइज बड़ा दिखेगा, हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। हाँ सर, हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन भी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। जितने भी सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, क्योंकि ब्रेन के अंदर आईसीपी बढ़ रहा है तो सेंटर्स है, सेंटर पे दबाव आएगा तो सेंटर सारे कौन कौन से सेंटर, जैसे हार्ट की सेंटर की बात करूं तो आपने देखा होगा ब्रेडिकार्डिया होने लगता है वहां पर। ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करूं, वहां पर आपको जो है रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं।
कॉन्शियसनेस जो है डिक्रीज होगी। तो जितने भी सेंटर हैं वो क्या अफेक्ट हो सकते हैं? हाँ सर अफेक्ट हो सकते हैं। क्या हमारा बेजोमोटर सेंटर जो है मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर वो भी डिस्टर्ब हो सकता है? हाँ वो भी होगा। अगर बेजोमोटर डिस्टर्ब होगा तो क्या बेजो डायलेशन जैसा कंडीशन? हाँ बेजो डायलेशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्या आई का कनेक्शन भी टूट सकता है? क्या पैरालाइसिस? सब कुछ हो सकता है बेटा। जितने भी सेंटर हैं वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं, ये हमें दिमाग में आ जाना चाहिए। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी के अंदर अराइज हो सकते हैं। पहला देखते हैं एपिलेप्सी। हाँ सर हो सकता है। अब यहां पर आपको सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन बताना है। जो 4 ऑप्शंस हैं हो सकते हैं चारों कॉम्प्लिकेशन हो, बट हमें सबसे खतरनाक वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो बताना है। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की अगर बात करूं तो सीजर को बोलते हैं। हाँ हो सकता है सर। ब्लाइंडनेस आ सकती है। पेरिफेरली जो है सर्कुलेटरी कोलैप्स कोलैप्स हो सकता है। पर्सन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। हाँ हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। सबसे सीरियस छांटना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे सीरियस सीजर्स को समझ लेते हैं, बट एक बात सोचो ना बेटा, अगर कोलैप्स हुआ तो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, क्योंकि एपिलेप्सी कितनी देर के लिए होती है आपने देखा होगा, एपिलेप्सी है थोड़ी देर के लिए होती है, बंदा ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। बट कोलैप्स अगर हुआ पेशेंट, समझो बात को, अगर बेटा पहले पेशेंट कोलैप्स हो गया तो कोलैप्स होगा तो क्या ब्रेन की और सबकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी? सबकी ब्लड सप्लाई रुकेगी। और सबकी अगर ब्लड सप्लाई रुकती है, ब्रेन की रुकी तो ब्रेन सेल डेड हो जाएंगे। समझ रहे हो? जितने भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन है अगर सप्लाई रुक जाए तो वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। और ये तो सबसे बड़ी सीरियस कंडीशन है। जबकि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मैक्सिमम जो बच्चे इसका आंसर जल्दीबाजी में सीजर एपिलेप्सी आंसर करके बढ़ जाएंगे। सुन लो बेटा, याद कर लो, जो तुम्हें स्पेशल बताया वो रिवाइज करो। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की अगर बात करूं तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में एक तो रेसेस बन जाते हैं बॉडी पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको क्या याद रखनी है कि ये ड्रॉपलेट जो है माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो रही है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल रही है। इसका मतलब आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेने की रिक्वायरमेंट है। क्या इससे आईसीपी बढ़ सकता है? हाँ आईसीपी बढ़ सकता है, हाइड्रोसेफेलस है। और नॉर्मल मेनिंजाइटिस के जो साइन सिम्टम में जो कर्निंग साइन है, नकल रिजिडिटी और ब्रुजेंस की साइन है, वो तो सब बच्चों को आते हैं। और नहीं भी आएंगे तो मैं आगे जाके डिस्कस कर दूंगा बेटा, कर्निंग क्या है, ब्रुजेंस की क्या है, उनको भी समझा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पर इतना तो तुम कम से कम समझ लें जो इसके स्पेसिफिक फीचर है। तो इनमें सबसे खतरनाक कोई फीचर हो सकता है, सबसे जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है? पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स। क्योंकि अगर कोलैप्स हुआ तो ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन को लीड कर जाएगा और पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो पेरिफेरली सर्कुलेटरी कोलैप्स इज अ मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62। अगर 62 की बात करूं तो सुनना। द नर्स ऑब्जर्व दैट एन इन्फेंट हैज ए एसिमेट्रिक ग्लूटियल फॉल्ट। ग्लूटियल मसल कहां होती है आपकी? आईएम इंजेक्शन वगैरह लगाते हो ना, डोर्सो ग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, ग्लूटियल मतलब हिप में होती है। फॉर विच डिसऑर्डर शुड द नर्स परफॉर्म ए फोकस असेसमेंट। आप खुद समझ गए होंगे, इनगुइनल हर्निया के लिए तो नहीं देख रहे होंगे, नर्वस सिस्टम डैमेज के लिए तो नहीं देख रहे होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज के लिए तो नहीं देख रहे होंगे, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। अरे सीधा उसने ग्लूटियल फॉल्ट की बात की है। और ग्लूटियल फॉल्ट जिसमें जो हम देखते हैं ना, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के लिए जब हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वहां आपको मैं बताऊंगा, वहां पर हमें कई साइन सिम्टम जैसे बार्लो साइन है, एलिस साइन है, ऑटोलेनी, ठीक है ना, ये साइन सब देखने को मिलते हैं वहां पर, गैलेजी, ठीक है। ये सारे साइन सिम्टम जो है हम कैसे कैसे जो है उसके अंदर देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, विद इमेज के साथ में डिस्कस करेंगे। बट ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी से हो जाएगा। एसिमेट्री मतलब दोनों ग्लूटियल फॉल्ट जो हैं वो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। एसिमेट्री एक होता है सिमेट्रिकल और एक होती है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है समजात, एकदम बिल्कुल सेम लगे, तो वो तो होता है सिमेट्रिकल। क्या ये सिमेट्रिकल नहीं लग रहे हैं मतलब एसिमेट्रिकल है, मतलब एक हिप ऊपर एक नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पर डिस्प्लेजिया ऑफ हिप हो चुका है, हिप अपनी सही लोकेशन पे नहीं है, जो जॉइंट है उसमें दिक्कत है। तो आप आंसर इसमें तो क्वेश्चन सीधा ही है। फिर भी अगर किसी बच्चे को बेटा कुछ भी समझ नहीं आता है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 क्या कहता है? ए 3 month old इन्फेंट विद सीवियर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। इसके अंदर सीवियर डेवलपमेंट हो चुका है, किसका? डिस्प्लेजिया ऑफ हिप का हो चुका है। आप इतना समझें कि जो हिप वाला जो जॉइंट था उसके अंदर दिक्कत हो चुकी है, हिप वाला जॉइंट जो है उसका डिस्प्लेजिया हो चुका है। इसलिए हमने यहां पर क्या लगाई है? हिप स्पाइका कास्ट लगाई है। कास्ट का मतलब समझ गए होंगे ना, जो पीओपी करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो तुम समझते हो, कास्ट लगा दिए।
ठीक है। अब कास्ट अप्लाइड कर दिए, व्हाट शुड द नर्स टीच द पेरेंट टू प्रिवेंट द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अब इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, किसकी वजह से, कास्ट की वजह से। अब तुम्हें हिप ऑफ डिस्प्लेजिया नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि कास्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। चेंज द डायपर फ्रिक्वेंटली, कि जल्दी जल्दी आप डायपर को चेंज करेंगे। या डिक्रीज द नंबर ऑफ द फीडिंग पर डे, कि बच्चे को दूध नहीं पिलाएं, कम पिलाएं। अरे दूध पिलाने से स्पाई का कास्ट का क्या संबंध है, ये तो सोचो तुम। स्पाई का कास्ट का तो मुझे कोई संबंध लगता नहीं है, तो उल्टा बच्चे को तो बढ़िया पिलाओ ना, दूध तो अच्छे से पिलाना है। नंबर ऑफ फीडिंग पर डे कम क्यों करें भाई, अच्छे से बच्चे को दूध पिलाओ। जब बच्चे को दूध नहीं पिएगा तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा, कैसे उसकी हीलिंग होगी, कैसे जो हमने स्पाइक उसका सर्कुलेशन कैसे रहेगा, सर्कुलेशन वगैरह होना चाहिए वहां पर, मसल्स वगैरह वो सही अच्छे से काम तभी तो करेंगे। अवॉइड टर्निंग फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन पोजीशन, कि बच्चे को जो है प्रोन टू सुपाइन पोजीशन में चेंज नहीं कर, अरे एक ही पोजीशन में थोड़ी रखते हैं हम बच्चे को, ये तो चेंज करवानी है पोजीशन बट आराम से करनी है। कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ देयर इज ए फाउल स्मेलिंग, कि फाउल स्मेलिंग आएंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशन, खतरनाक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है समझे। फाउल स्मेलिंग, तो फाउल स्मेलिंग कोई गंदी स्मेल आ रही है, कोई भी घाव वगैरह हो उससे गंदी स्मेल जब आती है, जब इसमें इन्फेक्शन हो, तो यहां इन्फेक्शन का इंडिकेशन लग रहा है हमें। ठीक है, यहां तो इन्फेक्शन लग रहा है। अरे क्लियर है क्या। चेंज डायपर फ्रिक्वेंटली, चेंज डायपर तो फ्रिक्वेंटली चेंज करना है, और चेंज करोगे अगर तुम डायपर को लगातार चेंज करते हो तो बढ़िया है ये तो, क्योंकि वहां पर अगर बेटा चेंज नहीं करोगे डायपर को और डायपर भरा हुआ है, माना कि उसके अंदर स्टूल है या माना कि उसके अंदर यूरिन कलेक्टेड है, सारे के सारे बेस्ट प्रोडक्ट हैं, और देखो वहां पर अगर जो डायपर है वो गीला भी रहेगा, गीला रहेगा तो स्किन के अंदर क्या बन जाएंगे, रेसेस बन जाते हैं, इसे हम डायपर रेसेस के नाम से भी जानते हैं। तो हमें फ्रिक्वेंटली जब चेंज करना चाहिए, जैसे ही जो बच्चा है वो यूरिनेट करता है या फिर जब वो भर जाए, फिल हो जाता है डायपर, तो उसे चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो वहां पर दूसरी समस्या जो है वो दिक्कत करेगी। तीसरी चीज एक और समझे, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप से। अगर बेटा यहां पर कास्ट वगैरह अप्लाई कर रखा है तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पेशेंट जो है, क्योंकि हिप में लगा रखा है और यहां पर चांसेस हैं कि पेशेंट स्टूल भी पास आउट करेगा, यूरिन भी पास आउट करेगा। अब स्टूल और यूरिन पास आउट करे तो उससे कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए यहां पर बच्चे को। अगर उसका स्पाइका का कास्ट का, अगर कास्ट का इससे कंटामिनेशन हो गया, यहां पर स्टूल लग गया, इसमें यूरिन लग गया, तो सोचो क्या दिक्कत होने वाली है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो हमें चेंज तो करना चाहिए फ्रिक्वेंटली, ये तो कॉम्प्लिकेशन को कम करेगा। डिक्रीज द नंबर ऑफ फीडिंग पर डे, ये तो करना चाहिए, पिलाना है आपको दूध। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ देयर इज ए फाउल स्मेलिंग, ये हाँ ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है बेटा। तो यहां पर आपसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन हो सकता है क्या, कास्ट का इन्फेक्शन हो जाए वहां पर, हाँ हो सकता है। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन यही है, तो बढ़िया आंसर आपको क्या लग रहा है यहां पर, आंसर नंबर 4 बढ़िया आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं 64 क्या कह रहा है। 64 की अगर बात करूं बेटा तो 64 कह रहा है कि ए 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट हैड ए स्पाइका कास्ट अप्लाइड। फिर से दोबारा से स्पाइका कास्ट, अब तुम समझ गए होंगे कि स्पाइका कास्ट जो लगाई जाती है वो हिप पे लगाई जाती है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को जब उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं तो क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो बेटा समझो बात को, ये पेशेंट, माना कि मैं बताता हूं, एक फोटो बनाता हूं, माना कि ये पेशेंट है और ये लेटा हुआ है, यहां उसके हिप है, हिप पे आपने कास्ट लगा रखी है, ये कास्ट लगा दी है। अब एक बात बताओ, अब ये कास्ट जो है क्योंकि हिप पे लगी हुई है, यहां जॉइंट है, तो जॉइंट का मूवमेंट वगैरह कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर बार बार में वो चीज कास्ट को अगर हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो कास्ट निकलने लगेगी ना, ये स्पेशल ध्यान रखना है। ऑप्टेन में स्पेशली डिजाइंड कार सीट, हाँ अगर इसके लिए तुम्हें लेके जाना है तो बिल्कुल आपको स्पेशल डिजाइन करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी नॉर्मल सीट पे कैसे बैठ पाएगा, ये नॉर्मल पे आएगा ही नहीं, क्योंकि जब भी ये हिलेगा डुलेगा इसकी स्पाइक का तो क्या हो जाएगी, ये गीली पड़ेगी और यहां पर ये दिक्कत होगी। कीप द डायपर ऑन टू द प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ द कास्ट, ठीक है ना, इस पे रखें, कीप डायपर ऑन, इसके ऊपर रखना है क्या, नहीं, प्रिवेंट सॉइलिंग, कास्ट का उल्टा, इससे तो कास्ट सॉइल्ड हो जाएगी। चेंज द इन्फेंट पोजीशन एवरी 8 आवर, भैया 8 आवर में कोई पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, एवरी 2 आवरली चेंज करनी होती है पोजीशन, पहली चीज तो, जिससे बेड सोर वगैरह या कोई ऐसी कंडीशन डेवलप ना हो, तो एवरी 2 आवरली करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है, 8 आवरली करें। यूज द बार बिटवीन द इन्फेंट लेग टू चेंज द पोजीशन, कि जब हम चेंज करें पोजीशन तो उसके जो लेग है उनके बीच में क्या लगा दें, बार लगा दें, जिससे उनकी जो लेग है वो ज्यादा सेपरेट हो जाए। बेटा अगर ये करोगे तुम, सेपरेट करोगे तो उसको में खिंचाव आएगा कास्ट में, और कास्ट जो है ढीली हो सकती है, यहां पर कास्ट में प्रॉब्लम होगी, कास्ट निकल जाएगी। ये नहीं करना आपको, ढीला थोड़ी करना है कास्ट को, तो बार वगैरह नहीं लगाना है। क्लियर है क्या। हाँ वो हिप डिस्प्लेजिया ऑफ हिप का नहीं पूछ रहा, वो कास्ट की केयर की बात कर रहा है। कास्ट की केयर में क्या ये करना है, ये भी नहीं करना है, तो क्या करें सर, ऑप्टेन स्पेशली डिजाइन कार होनी चाहिए, उसकी सीट जो है
वो स्पेशल होनी चाहिए, तभी इसका हम, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है तुम्हारे लिए कि 64 पे ज्यादा टेंशन ले दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट पेपर इसमें आपकी बुक में था तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। What procedure should a nurse use when elevating the head of infant in a spica cast? जब बच्चे का हेड जो है, बच्चे का हेड को एलिवेट करना चाहता हूं, स्पाइका कास्ट में है वो बच्चा, तो कैसे एलिवेटेड करूं बेटा? अगर तुमने ऐसे एलिवेट किया, अगर ऐसे एलिवेट किया तो सोचो यहां पर हिप पर जो जॉइंट है वो ऐसे मुड़ेगा, और हिप का जॉइंट जब मूवमेंट करेगा तो ये स्पाइका कास्ट जो है ढीली पड़ेगी और ये निकल जाएगी। तो ऐसे भी नहीं करना है सर, क्या इसे सेमी फॉबुलर फॉबुलर में ले तब भी जॉइंट मूवमेंट करेगा? तो इससे बढ़िया है सर जॉइंट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ध्यान आया कि स्पाइका कास्ट लगी हुई, इसके हिप पे लगी हुई है, इसमें इसका मूवमेंट ना हो, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? इसके लिए हम ये कर सकते हैं सर, सीधा का सीधा पूरा बैठ जाना चाहिए, पूरा ही जाए। तो क्या स्पाइका कास्ट मुड़ा है कि यहां से बेंड नहीं होना चाहिए, और यहां से बेंड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है सेमी फॉबुलर फॉबुलर सिटिंग अपराइट ये पोजीशन हमें नहीं देनी है। सीधा का सीधा हमें क्या कर देना है बेटा? उसका हेड को एलिवेट कर देना है, और हेड को एलिवेटेड करने को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे जब पूरा का पूरा बेड ही एलिवेट किया जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चेंज दिस पोजीशन आफ्टर 1 आवर, कि ये पोजीशन 1 घंटे बाद में चेंज करनी। अरे ये ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटे बाद में, हम एवरी 2 आवर्ली चेंज कर सकते हैं। और कैसे करनी है तुम्हें तो ये पूछा है। प्लेस पिलो अंडर द शोल्डर, के शोल्डर के बीच में पिलो, शोल्डर के अंदर पिलो लगाओगे बेटा तो ये ऊपर उठेगा, ये वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं क्या? ये थोड़ा सा ये हिस्सा उठेगा और दूसरा हिस्सा नीचे रह जाएगा, तो ये यहां से दिक्कत करेगा, तो इसलिए नहीं करवाना है। पैड द एज ऑफ द कास्ट विद द फोल्डेड डाइपर, पैड की फोल्डेड डाइपर वगैरह से कास्ट को पैड नहीं करना है। रेज द इंटायर मैट्रेस एट द हेड ऑफ द क्रिप, कि पूरा मैट्रेस जो है वो पूरा का पूरा उठना चाहिए। हाँ, पूरा का पूरा उठना चाहिए, जिससे बीच में हिप पर बेंड नहीं पड़े, उस पे जॉइंट पे जो है प्रेशर नहीं आए, जिसकी वजह से कास्ट में कोई दिक्कत नहीं हो, कास्ट ढीली नहीं पड़े और वो निकले ना। आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बता रहा हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या रहती है, प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, समझना है, अब की बार पेपर हमें निकालना ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66। और अगर देखो बेटा, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है अपन को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें ऐड करना है, जिससे आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो आते रहें। ठीक है, जब आप शेयर करेंगे तो ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ अब ज्यादा बच्चे हैं तो मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर द 3 month old इन्फेंट, एक 3 महीने का बच्चा है, हु इज डायग्नोस्ड विद द कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। बच्चे के अंदर दिक्कत क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म की है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि थायराइड जो ग्लैंड है बच्चे की, उससे क्या है, अच्छे से हार्मोन जो है T3 T4 का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर इनका सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म कंडीशन। ठीक है, थायरॉयडिज्म जो कंडीशन होती है इसे हम क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड ईडिमा बोलते हैं, क्योंकि बच्चा थायराइड के अंदर क्या होता है बेटा? ईडिमा हो जाता है, पूरी बॉडी जो है स्वेलिंग आ जाती है। जब हम मेटाबॉलिक सिस्टम पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का या एंडोक्राइन पढ़ेंगे, तो वहां पर हम थायराइड है, हम जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब लगभग सारी ग्लैंड्स के जो डिसऑर्डर्स हैं जो स्पेशली देखने को मिलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, इन सारी की डिस्कस करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जितना याद हो जाए यहां पर देखने की कोशिश करें। हाइपोथायरॉयडिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड ईडिमा बोल सकते हैं। ठीक है, और जो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म उसको टॉक्सोसिस के नाम से भी जानते हैं। What should the parent be told for the probable effect of the infant future if treatment is not begun immediately? अगर बच्चे को जो है ट्रीटमेंट अच्छे से टाइम से नहीं दिया जाए तो इस बच्चे के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, ये ध्यान देने की बात है। सुनना बेटा, एक बात बताता हूं, देखो हमें 2 चीज पता होनी चाहिए कि ये थायराइड हार्मोन का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पेपर में भी दिया है जब पेपर करवाए हैं, तो और उनमें ध्यान रखें। जिन बच्चों को पेपर नहीं हुए हैं वो पेपर के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर थायराइड हार्मोन ना हो, हमारे पहली चीज स्केलेटल डेवलपमेंट की मैंने जब बात की थी, तो स्केलेटल डेवलपमेंट वाला एक क्वेश्चन देता हूं मैं बार बार में कि स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए बच्चों में कौन सा हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होता है थायराइड। दूसरा, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है, तो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी किसकी जरूरत होती है, तो थायराइड हार्मोन होती है। अगर बेटा थायराइड हार्मोन प्रॉपर मात्रा में बच्चे में नहीं मिले,
बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो उसकी वजह से आपकी दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो स्केलेटल का अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा, दूसरी चीज आपका जो ब्रेन है वो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कंडीशन आप ध्यान से समझ ले। तो अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? मिक्सिडिमा, थायरोटॉक्सिका, स्पास्टिक पैरालिसिस या मेंटल रिटार्डेशन। बच्चे के अंदर स्पेशली मिक्सिडिमा तो अडल्ट के अंदर हो जाता है, बट बेटा बच्चे के अंदर बात करें, अडल्ट के अंदर मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा क्योंकि उनका तो ब्रेन डेवलप हो चुका है, पर हम बच्चे की बातें कर रहे हैं। तो बच्चे के अंदर स्पेशली ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मेंटल रिटार्डेशन, और स्केलेटल का डिपार्टमेंट उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो जो शॉर्ट स्टेचर बच्चा रह जाएगा, अच्छे से उसका जो है स्केलेटल डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये चीज आपको समझनी ही है कि थायराइड जो हार्मोन है, स्पेशली थायराइड हार्मोन की बातें कर रहा हूं, पहला हार्मोन जो कि बच्चे में आता है तो वो थायराइड ही हार्मोन होता है। और थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है हमारे स्पेशली बच्चे के अंदर? तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट करवाता है सर, और स्केलेटल का डेवलपमेंट कराता है, बोन का डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पर यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक ही पूछा गया है, मेंटल रिटार्डेशन, बट अब मैंने आपको दूसरी चीज भी बता दी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? देखें, एड ए विजिट टू द बेल बेबी क्लिनिक। जब हमने विजिट किया बेल बेबी क्लिनिक में, द पेरेंट्स आर अपसेट बिकॉज देयर 9 month old इन्फेंट हैज ए सीवियर डायपर रेस। अब समझ गए होंगे तुम क्वेश्चन। एक बच्चा है जिसको लेके आए हैं, उसके घर वाले कहां पर क्लिनिक में लेके आए हैं, और वो अपसेट है। और अपसेट क्योंकि उनका 9 महीने का बच्चा है और उसके अंदर डायपर रेसेस हो सके। डायपर रेसेस का मतलब समझ गए होंगे, जहां बच्चे को डायपर पहनाते हैं हिप्स वगैरह पर, और उस एरिया के अंदर क्या हो गया है भाई, उसके अंदर रेसेस बन गए हैं, चकत्ते बन गए हैं। और वन पेरेंट वांट टू नाउ हाउ टू ट्रीट इट। एक पेरेंट्स उनमें से ये जानना चाहता है कि इसको कैसे तो ट्रीट करें और कैसे प्रिवेंट करें इट फ्रॉम रीअकरिंग, जिससे ये वापस से ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही उसका एक पेरेंट्स पूछ रहा है। व्हाट कॉज ऑफ द डायपर डर्मेटाइटिस। ये जो स्किन की प्रॉब्लम है, रेशेज होना, डर्मेटाइटिस है मतलब, तो ये स्किन जो डायपर डर्मेटाइटिस हुआ है उसका क्या कारण है? शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन आंसरिंग द पेरेंट क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन का आंसर करेगी, वो पूछ रहा है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे ये दोबारा ना हो। और जब हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो तुम्हें कारण बताना है। क्वेश्चन तुमसे पूछा कि कारण क्या है डायपर डर्मेटाइटिस का, ये बताइए। यूज ऑफ डिस्पोजेबल डायपर, कि डिस्पोजेबल डायपर यूज करने से क्या तुम्हारा ये होगा? तो नहीं सर, डिस्पोजेबल डायपर तो बढ़िया है ना। डिस्पोजेबल डायपर यूज करोगे तो जैसे ही वो फिल होगा आप उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, वापस से बार बार यूज नहीं करेंगे, तो ये तो बढ़िया है। डिस्पोजेबल डायपर ही हम यूज करते हैं मोस्टली, तो ये तो इसका कारण नहीं होता है। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद द इरिटेंट्स, जो इरिटेंट्स है उनके साथ में लगातार कॉन्टैक्ट, ज्यादा समय तक कॉन्टैक्ट। हाँ, अगर हमने जो बच्चे को डायपर पहना रखा है और डायपर को हम टाइम से जो है उसको हटा नहीं रहे हैं, डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, और जो सारा का सारा स्टूल है या पेशेंट ने बार बार यूरिनेट कर रहा है और वो उसी के अंदर इकट्ठा हो रखा है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर गीलानेस रहेगा, बेट रहेगा, और डायपर जब बेट रहेगा तो वो क्या कर देगा, डर्मेटाइटिस कर देगा, और उस डर्मेटाइटिस को हम बोलते हैं डायपर डर्मेटाइटिस। ये तो रीजन सही है सर, ठीक है। तो आंसर तो यही होगा, बट हम दो ऑप्शंस और हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे एक बार कि तुम्हें दो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। दो ऑप्शन दे रहा है कि डिग्री पीएच ऑफ द इन्फेंट यूरिन, यूरिन की पीएच। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है कि डायपर पहनाने से उसकी पीएच जो है कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड, सॉलिड फूड से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर डायपर रेसेज का मतलब है डायपर की वजह से रेसेज होना, और डायपर की रेसेज इसलिए होते हैं बेटा कि वो जो गीला डायपर है वो अगर लगातार कॉन्टेक्ट में रहेगा। दूसरी चीज आपको पता है कि यूरिन हो या फिर स्टूल हो, उसमें हमारे बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और बेस्ट प्रोडक्ट का लगातार जब कॉन्टेक्ट रहेगा तो वो स्किन को इरिटेट करेंगे, और स्किन को इरिटेट करने की वजह से, जब वो स्किन को इरिटेट करेंगे उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, वहां पर रेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। यही इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68, और क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं साहब। ए पेरेंट ब्रिंगिंग ए 2 week old इन्फेंट। एक चीज और बेटा, प्लीज कमेंट किया करो अपने आंसर, जैसे ही मैं इसका आंसर करूं उससे पहले तुम आंसर कर दिया करो। हर बच्चे को आंसर करना है, हर बच्चे को अपना कमेंट डालना है, जिससे बढ़िया रहे, मैं और आपके लिए मेहनत करूं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ए पेरेंट ब्रिंग ए 2 week old इन्फेंट टू द क्लिनिक। एक पेरेंट्स हैं जो एक 2 week का बच्चा है, मतलब 13-14 दिन का बच्चा है, उसे लेके आते हैं क्लिनिक के अंदर, बिकॉज द इन्फेंट कंटिन्यूअसली रीगर्गिटेट। बच्चा क्या कर रहा है, लगातार रीगर्गिटेट कर रहा है, उसे बाहर निकाल रहा है, जो भी फीड देते हैं वो बाहर निकालता है। चेल्सिया है उसे, अभी पढ़ेंगे चेल्सिया क्या है बेटा। चेल्सिया का मतलब होता है आपके जो कंटेंट हैं उनका ऊपर की तरफ आना, वही रीगर्गिटेशन होने की जो कंडीशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चेल्सिया बोलते हैं। चेल्सिया समझ में आना चाहिए भाई, चेल्सिया क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं कि चेल्सिया समझो। चेल्सिया क्या है, तो चेल्सिया वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो स्टोमक के कंटेंट हैं,
ये बार बार पूछा जाता है आपसे, चेल्सिया। तो चेल्सिया का मतलब समझ गए हो ना आप? चेल्सिया का मतलब है जो आपके स्टोमक के कंटेंट है वो ईसोफेगस में आने लगे, वही रीगर्गिटेशन जैसी कंडीशन है, पर उसी को हम क्या बोल देते हैं, चेल्सिया बोल देते हैं। अब जब रीगर्गिटेशन देगा तो तुम इजीली समझ जाओगे सर किसकी बातें कर रहे हैं, बट तुम्हें जब चेल्सिया दिया जाता है तो तुम मुंह फाड़ोगे कि सर ये क्या हो गया। तो बेटा उसमें समझें आप कि चेल्सिया का मतलब भी क्या है, वही रीगर्गिटेशन है। अब रीगर्गिटेशन ना हो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो बताओ? तो इसके लिए हम पोजीशन को सर अपराइट कर सकते हैं, मतलब हेड उसका एलिवेटेड रहे, ये हम कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है आगे, आगे बात करें, व्हाट इंस्ट्रक्शंस इनकम्पिटेंट कार्डिक स्पिंक्टर, क्योंकि कार्डिक स्पिंक्टर अच्छे से क्लोज नहीं हुआ होगा तभी तो रीगर्गिटेशन और चेल्सिया जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है ना भाई। तो व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द पेरेंट, अब इसे यहां पर जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके घर वाले हैं, उन्हें हमें क्या समझाने की जरूरत है? कीप द इन्फेंट इन द अपराइट पोजीशन आफ्टर फीडिंग, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, उसे थोड़ा सिटिंग पोजीशन में रखें। अपराइट पोजीशन को ही हम सिटिंग पोजीशन और सिटिंग को ही अपराइट बोलते हैं। तो हाँ हमें रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो कंटेंट जो है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो वापस से नहीं आए, रीगर्गिटेट नहीं हो। ये तो बढ़िया आंसर हो सकता है। प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम क्राइंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, बच्चा रोने से थोड़ी होता है रीगर्गिटेट, बच्चा समझें आप अच्छे से बात को, रीगर्गिटेशन इसलिए नहीं होता है कि बच्चा जो है रो रहा है, तो रोने से तो रीगर्गिटेशन नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा है। कीप द इन्फेंट इन द प्रोन पोजीशन फॉलोइंग द फीडिंग, अगर प्रोन में रखोगे बेटा जल्दी से वॉमिट करेगा, और वैसे भी तुम्हें पता है छोटा बच्चा है, 2 वीक का बच्चा है, हम प्रोन पोजीशन में वैसे भी नहीं रखते हैं। और क्यों नहीं रखते हैं उसका रीजन मैं बता चुका हूं कल, SIDS, ऐसा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जब बच्चा उसमें होता है तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस होते हैं। तो और वो भी 2 से 3 महीने के बच्चे के अंदर ज्यादा होते हैं, मतलब 3 महीने तक ज्यादा ही होते हैं। तो यहां तो ये पोजीशन तो वैसे भी नहीं देंगे। इंश्योर दैट द इन्फेंट ड्रिंक ए फुल बोतल ऑफ फॉर्मूला एट ईच फीडिंग, कि पूरी बोतल पिलाएं। अरे बच्चे के जितनी स्टोमक कैपेसिटी हो, आपने बोतल कितनी बड़ी ले रखी है, अभी ये कितना पता है? बोतल आपने हो सकता है 1 लीटर की ले रखी हो, तो बच्चा थोड़ी पी पाएगा 2 वीक का, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाता है आपका। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है कि अगर हमारे अंदर भी GERD जैसी कंडीशन होती है तो हमें भी अपराइट पोजीशन देने की जरूरत होती है बेटा, और यहां पर भी उस बच्चे को भी हम अपराइट पोजीशन दें आफ्टर फीडिंग, तो वो जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो वापस से नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे। तो बढ़िया आंसर आपका आंसर नंबर 1 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि पेरेंट ब्रिंग ए 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट टू पीडियाट्रिक क्लिनिक, एक 9 महीने का बच्चा है जिसे पीडियाट्रिक क्लिनिक के अंदर लेके आते हैं उसके घर वाले, आस्क अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड, और वो बोल रहे हैं कि उसे न्यू फूड देने की बातें हो रही है, क्योंकि 6 महीने के बाद में हम न्यू फूड देते हैं बच्चे को, ठीक है ना। तो न्यू फूड की बात हो रही है। व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट, क्या करना है? मिक्स द जो है फ्यूरिड फूड विद द फॉर्मूला एंड ऑफर इट इन ए बोतल, कि सबको मिक्सअप कर दें। अरे जितना भी जो भी चीज दे रहे हैं सबको मिक्स करके दें। अरे तुम खुद सोचो बेटा, अगर तुम्हें 2 चीज खानी है तो क्या मिक्स करके खाते हो क्या? हर चीज को मिक्स करके तो नहीं खाएंगे, ठीक है, तो मिक्स करके तो नहीं देंगे। गिव द इंटायर रेगुलर फीडिंग एंड देन इंट्रोड्यूस द न्यू फूड, कि हमें पहले इंटायर रेगुलर जो फीडिंग है, इंटायर जो रेगुलर चली आ रही है वो फीडिंग वो पूरी दें, और उसके बाद में इंट्रोड्यूस न्यू फूड जो है तब इंट्रोड्यूस करें। ऐसा क्या ऐसा करना है हमें? देखो हर क्वेश्चन का तुम्हें आंसर ढूंढना है, क्या तुम्हें ऐसा करना है? अगला, ऑफर ए न्यू फूड एवरी डे अंटिल 1 इज एक्सेप्टेड, कि मतलब नए नए फूड देते रहो बच्चे को जब तक वो एक फूड को जो है एक्सेप्ट नहीं कर ले, एंड देन ऑफर इट अगेन, और जब वो एक्सेप्ट कर ले तो उस खाने को दें। या फिर गिव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला एंड देन ऑफर द न्यू फूड व्हाइल स्टिल हंग्री, कि जब उसे थोड़ी सी भूख लगे तब उसे जो है न्यू फूड देते हैं। अब देखो बेटा यहां पर गड़बड़ क्या करोगे, पहला तो तुम समझ गए हो, मिक्स तो नहीं करना है। दूसरी चीज समझें, दूसरे ऑप्शन को समझें, गिव द एंटायर रेगुलर फीडिंग, जो तुम रेगुलर फीडिंग अब तक कर रहे हो उसे पूरा दे दें, और उसके बाद में बच्चे को दो। एक बात बताओ, उसे अच्छे से तुम खिलाई दोगे, उसे पूरी रेगुलर फीडिंग दे ही दोगे तो बच्चे का पेट फुल हो जाएगा, और फिल हो जाएगा तो कोई वह न्यू फूड को खाएगा क्या? सिंपल सी बात है। अब हमने भी जब खाना खा लिया है, भरपूर मात्रा में जब हम खाना खा लेते हैं तो हम क्या दूसरा नया फूड लेने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो थोड़ा बहुत, हाँ हमने खाना खाया बट थोड़ा खाया, और उसके बाद में थोड़ी पेट में जगह है तो हम क्या करेंगे, दूसरा फूड ले सकते हैं। तो गिव एंटायर फीडिंग, यहां देखो बेटा एक एक वर्ड का मीनिंग है। एंटायर की बात करो तो संपूर्ण, जो हमें रेगुलर फीडिंग करवा रहे थे बच्चे को, अगर वो दे दिया और उसके बाद में तुम न्यू फूड दोगे तो बच्चा वैसे ही नहीं खाएगा, तो ये तो वैसे गलत हो गया। समझ गए ना। अगला देखें, ऑफर ए न्यू फूड एवरी डे, अलग अलग फूड दें। ऐसे नहीं होता है बेटा, उसे नॉर्मली जो हमें कंटेंट ऐसे थोड़ी है कि अलग अलग चीजें देनी है, अलग अलग चीज देनी है, वो चीज देनी है जो उसके लिए नेसेसरी है। जैसे आयरन की कमी हो रही है, आयरन वगैरह कंटेंट फूड है, और ये उसे लगातार देना है जिससे वो एक्सेप्ट करे, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। अगला, गिव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला, कि जो हम पहले दे रहे थे, फॉर्मूला जो दे रहे थे बच्चे को उसको कम दें,
हम कहते हैं ना बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवानी चाहिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग हम 2 साल तक बच्चे को करवाते हैं, कम थोड़ी करते हैं, बट उसके साथ में कुछ चीजें देनी है। पर पूरा थोड़ी है कि अच्छे से पेट भर दिया बच्चे का, उसके बाद में हम जो चीजें देंगे तो वो बच्चा वैसे ही नहीं खाएगा। तो स्मॉल अमाउंट में देना है, बिल्कुल सर, स्मॉल अमाउंट में दे सकते हैं और उसके बाद में ऑफर कर सकते हैं न्यू फूड को, जब बच्चा हंग्री हो, जैसे ही भूख लगे उसे अब दूसरा फूड दे दो। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है यहां पर, आंसर नंबर 4 इज अ बेटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट शुड द नर्सिंग केयर फॉर इन्फेंट आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ द क्लेफ्ट लिप इंक्लूड। जब किसी बच्चे के अंदर क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है, रिपेयरिंग की है उसकी क्लेफ्ट लिप की। अब आप समझते हैं इन चीजों को, क्लेफ्ट लिप क्या है, क्लेफ्ट पैलेट क्या है। क्लेफ्ट लिप के मीन्स है कि उसके अंदर जो लिप है वो अच्छे से नहीं बना था, उसके अंदर दरार बनी हुई है, वो कंडीशन थी, तो इसकी रिपेयरिंग कर दी हमने। अब रिपेयरिंग के बाद में हम नर्सिंग केयर में क्या ध्यान रखें, ये पूछा गया है कि नर्सिंग केयर में क्या करोगे। प्रिवेंटिव क्राइंग करनी है क्या। अगर बच्चा रोएगा तो खुद सोचो, अगर बच्चा रोएगा तो वो मुंह एकदम, हम रोते हैं तो हमारा मुंह एकदम खुलेगा और उसका जो लिप्स हैं, लिप्स पे प्रेशर आएगा, लिप्स पे प्रेशर आएगा तो क्या सूचर खुल सकते हैं। हाँ सर खुल सकते हैं। तो क्या प्रिवेंट करनी है क्राइंग को, क्या रोने देना है बच्चे को या रोकना है, तो रोकना है सर बच्चे को। तो ये तो बढ़िया बोल रहा है, ठीक है। प्लेसिंग ए सेमी फाउलर पोजिशन, क्या सेमी फाउलर में रखें बच्चे को। बेटा इसके अंदर क्या होगा, बच्चा ना तो शक कर पाएगा, और जब सर्जरी होती है, किसी भी तरह की कोई सर्जरी होती है, तो ध्यान दें बच्चे के अंदर एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एस्पिरेशन के चांसेस हैं तो कभी भी हम ये सेमी फाउलर नहीं देनी है, हमें क्या करना है, साइड लाइन देनी है बच्चे को, साइड लाइन पोजीशन देते हैं मोस्टली। तो यहां पर ये भी गलत हो गया, सेमी फाउलर दें, ठीक है। कीपिंग एनपीओ फॉर 1 डे आफ्टर सर्जरी, कि 1 दिन तक उसके बाद में सर्जरी के एनपीओ रखना है। भाई कोई ऐसी भी सर्जरी होती है, मोस्टली जब जनरल एनेस्थीसिया के अंदर भी सर्जरी करते हैं तो 6 से 8 घंटे के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एक दिन की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी अच्छा नहीं है आंसर। फीडिंग विथ ए स्पून, चम्मच से, बेटा चम्मच से खिलाओगे पिलाओगे बच्चे को तो क्या उसमें चोट लग सकती है क्या आपके क्लेफ्ट लिप में। हाँ बिल्कुल लग सकती है, सूचर जो है सूचर खुल जाएंगे। तो ये तो नहीं करना, स्पून से तो नहीं करना है। तो किससे खिलाना चाहिए सर, अरे रबर वाला ड्रॉपर आता है बेटा, और ड्रॉपर से जो है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ड्रॉपर से देना होता है बच्चे को, नहीं कि स्पून से पिलाना होता है, ठीक है। 2 डे आफ्टर सर्जरी, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया क्योंकि स्पून से नहीं देना है। तो देखो बेटा, ना तो स्पून से देना है, 1 दिन बाद में सर्जरी के, ऐसे नहीं है कि 1 दिन तक उसे एनपीओ रखना है, सेमी फाउलर पोजीशन देनी नहीं है। तो बढ़िया आंसर आपके पास में एक ही बचा और वो है प्रिवेंट क्राइंग। और प्रिवेंट क्राइंग क्यों है कि जब बच्चा रोएगा तो सूचर पे प्रेशर आएगा, सूचर पे प्रेशर आएगा तो सूचर खुलने के चांसेस हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चे को प्रिवेंट क्राइंग करने का कोशिश करनी है। तो बढ़िया आंसर यहां पर जो आपका हो सकता है वो आपका आंसर हो सकता है बेटा प्रिवेंट क्राइंग आंसर हो सकता है। तो आज की क्लास जो है कैसी लगी आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करें। चलो बेटा आज के लिए थैंक यू सो मच, दोबारा से मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।